तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। भूगोल का सेशन है और आज हम लोग भूगोल के लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे भारत में जो माउंटेन्स हैं, प्लेटू हैं और उनके आसपास बहने वाली रिवर्स के बारे में। अक्सर आप लोगों को फोबिया हो जाता है कि सर मैप में रिवर कहाँ ढूंढें, खास करके जैसे मैंने एक फार्मूला बनाया, चप सिंह वेग केसो, चप सिंह वेग केसो, चंबल पार्वती बेतवा घसान काली सिंध सिंध केन सोन वगैरह वगैरह। तो ये जो है ऑर्डर है नदियों का, वेस्ट से ईस्ट की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। या जैसे हिमालय की अलग अलग माउंटेन रेंज हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर वगैरह। तो उसके लिए हम फार्मूला बना देते हैं, काल जा पीर धो, काल जा पीर धो, ठीक है ना। उसी तरह से खास करके वो उत्तर से दक्षिण की ओर और बंगाल की खाड़ी में, खास करके दक्कन के आसपास, पूरी घाट पठार के आसपास जो नदियाँ गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, उनका क्रम पूछ लेता है। तो हमने उसका फार्मूला बना रखा है, पापे कावेरी गई, पालार पेन्नार कावेरी बह गई वगैरह। तो खैर इस फार्मूला से हम लोग वन लाइनर तो रट लेंगे, लेकिन दिक्कत वहाँ हो जाती है कि जहाँ थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट पूछ लेता है कि लूनी किसको 20 से 20 काटती है, बीचों 20 से काटती है, या अरावली और अरावली की जो एक और रेंज है माउंट आबू, उनको बीचों 20 से कौन सी नदी डिवाइड करती है, कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है। अच्छा, आप लोग रट लेंगे, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को बीचों 20 से काटती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, तो आप कभी कहते हैं नर्मदा और कभी कहते हैं साबरमती। अच्छा, खंबात की खाड़ी और अरब सागर में क्या अंतर है? क्या खंबात की खाड़ी अलग है और अरब सागर अलग है? क्या हिंद महासागर और अलग है और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी अलग है? तो हम लोग वन लाइनर तो लट लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट में हम लोग पीछे रह जाते हैं, इसीलिए हम भूगोल में मार खाते हैं। ये भूगोल का, ये ज्योग्राफी का जो हमें फोबिया है। अगर आप लोग ज्योग्राफी में मैप को अच्छे से स्टडी कर लें, मैप बिल्कुल आपके दिमाग में बसा हुआ हो, तो मैं शर्त यह कह रहा हूँ कि 75% क्वेश्चन आप अनुमान लगाए कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैप पढ़ लिया और उसके बाद बाकी सब राम जाने अल्लाह भरोसे, ऐसा नहीं है। नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने मैप को अच्छे से स्टडी किया है तो आपकी जो सक्सेस है उसके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा आपका, मैं आपके साथ स्टडी करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा ज्योग्राफी है मैं आपको मैप से ही पढ़ाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं जो शुरुआत करूंगा वो शुरुआत करूंगा कि भारत की जो नेचुरल ज्योग्राफी है, भारत के प्राकृतिक भूगोल में बहुत से पहाड़, पर्वत, दर्रों के आप नाम सुनते हैं, नदियों के नाम सुनते हैं, वो एक्चुअली हैं कहाँ। अच्छा, बहुत से लोग जो शुरुआत करेंगे तो उनको ये भी नहीं पता कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जो लोग एडवांस है थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सिंपल सी बात है, अब नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है ना। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है, ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। कर्क रेखा देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी की सारी कर्क रेखा है, भारत के 8 स्टेट से गुजरती है। इधर गुजरात से शुरू करके इधर मिजोरम में वो एंड हो जाती है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब उसी तरह से कौन सा पहाड़ है जो भारत को बीचों बीच से काटता है? आप बताएं शायना, भारत को 2 बराबर हिस्सों में कौन सा पहाड़ बांटता है? दिक्कत ये होती है कि विंध्याचल, सतपुड़ा, अमरकंटक, मैकाल, कैमूर, बड़ा अजीब सा हो जाता है कि ये पर्वत चोटी विंध्याचल का हिस्सा, तो अगली बार वो कहता है कैमूर का हिस्सा, फिर कहता है मैकाल का हिस्सा। दिक्कत क्या है? तो इन्हीं दिक्कत का समाधान हम लोग करेंगे और शुरुआत करेंगे हिमालय माउंटेन से। आपको पता है हिमालय माउंटेन जो है तैथिस सागर में बना है। जो प्राचीन काल में जो तैथिस सागर था, जब भूकंप आया, भूकंप की वजह से उसमें जो पड़ा मलबा था उसमें दबाव पड़ा और मलबा ऊपर मोड़ लेते हुए ऊपर उठा, फोल्ड लेते हुए ऊपर की ओर उठा। अब ये घटना 3 अलग अलग टाइम में हुई है। तो हिमालय माउंटेन की 3 अलग अलग रेंज हैं। जैसे सबसे उत्तर में इधर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और उसके बाद जो है शिवालिक हिमालय। अच्छा, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये 3 अलग अलग रेंज तो हैं ही हैं। इसके अलावा आपने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर के बारे में भी सुना होगा, कैलाश रेंज के बारे में भी सुना होगा। तो होता क्या है कि अब तो खैर नदियों पे डैम बन गए हैं, है ना, बाढ़ बहुत कम आती है। बाढ़ को हमने रोक लिया है, आमतौर पर रोक लिया, लेकिन अब भी बाढ़ नुकसान करती है, लेकिन कम नुकसान करती है। जब पहाड़ पर खूब हरियाली थी, मानसून के रास्ते में कोई बैरियर नहीं था, नदियों में खूब बाढ़ आती थी और अक्सर बर्फीले तूफान आते थे जिन्हें हम कहते हैं एवलेंच। तो होता क्या है कि इन नदियों ने जगह जगह बाढ़, नदी के पानी ने यानी कि बाढ़ ने और बर्फीले तूफान ने जगह जगह गहरी घाटियाँ बना दी हैं, कहीं पासेज यानी कि दर्रे बना दिए हैं। आप जानते हैं ना, पास पहाड़ के बीच में रास्ता, कहीं दर्रे बना दिए। तो इन्हीं नदियों ने हिमालय को अलग अलग सेक्शन में बांट दिया, अलग अलग खंडों में बांट दिया, जिसे हम नाम दे देते ना। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो काराकोरम रेंज, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज।
फिर आप उसके नीचे जाएंगे तो लद्दाख रेंज, फिर जास्कर रेंज, जास्कर रेंज, उसके बाद आती है ये पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज, और सबसे लास्ट में ये धौलाधर रेंज। तो इसका आप फार्मूला ही बना सकते हैं, इसके सबके पहले पहले लेटर को साथ में लेकर के, काल, काल, जा, पीर, धो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। अब वो आपसे नॉर्थ से साउथ की ओर पूछे या साउथ से नॉर्थ की ओर पूछे, आप बता देंगे, ठीक है। अभी मैं हिमालय माउंटेन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो निशाना है मैं रिवर्स की ओर जा रहा हूँ, लेकिन रिवर्स के बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, वो कहता है कि फला पठार से निकलती है या फला पहाड़ से निकलती है ना, या फला पहाड़ को काटती है या फला दो पहाड़ों के बीच में से बहती है। इसलिए मैं हल्की सी जानकारी दे रहा हूँ आपको इंडिया के मैप में ये माउंटेन है कहाँ पर, ठीक है। तो महान हिमालय, मध्य हिमालय, और उसके बाद आपका आ गया शिवालिक। शिवालिक रेंज जो है आपको हिमाचल में मिलेगी, जम्मू कश्मीर में मिलेगी, उत्तराखंड में भी मिलेगी। इधर आप जाएंगे शिवालिक रेंज तो आपको सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। शिवालिक रेंज का विस्तार सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में, क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर। शिवालिक रेंज का जो फैलाव है भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा है शिवालिक रेंज का, देखते हैं कौन आंसर देता है, ठीक है साहब। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये अलग अलग रेंजेज हो गई, अलग अलग सेक्शन हो गए हिमालय के। ओके, अब बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। आपको पता है पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा है, जानते हैं पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा है? पंजाब को कहते हैं 5 पवित्र नदियों की भूमि। पंच माने 5 और आब माने पानी, पंजाब। तो इस पंजाब या पंजाब में कौन कौन सी नदियां हैं जिनके लिए पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है? तो इसमें शामिल हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये सभी, इन सभी नदियों का पानी अल्टीमेटली सिंधु नदी में मिल जाता है। इसमें सभी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ नहीं हैं, लेकिन इन सभी का पानी लास्ट में जा करके सिंधु में मिल जाता है। जैसे आप देखते हैं ना, चंबल किसकी सहायक है? यमुना की। तो आप चंबल को गंगा की सहायक नहीं कह सकते, लेकिन चंबल का पानी मिल गंगा में रहा है, क्योंकि चंबल का पानी यमुना में मिलता है और यमुना आगे जाके मिल जाती है गंगा में, गंगा आगे जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। चंबल को आप गंगा की सहायक नहीं कह सकते, चंबल यमुना की सहायक है, लेकिन पानी जो है उसका किस में जा रहा है? गंगा में ही जा रहा है। तो उस तरह से सिंधु में 5 नदियाँ मिलती हैं। मैं फिर से कहूँगा, इसमें सिंधु की 5 सहायक नदियाँ नहीं कहूँगा, सिंधु नदी को 5 मेजर रिवर्स जो हैं वो वाटर सप्लाई करती हैं, जिसमें शामिल है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। अभी दिखाऊंगा आपको उनमें कहाँ है। तो इन्हीं 5 नदियों के नाम पर पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है। देखें, तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस रिवर की या सिंधु नदी की। आपको पता ही इंडस रिवर के नाम पर ही यूनानियों ने हमें नाम दिया इंडिया और ईरानियों ने हमें नाम दिया हिंदुस्तान, है ना। तो मेरे पास ब्लू पेन है, हाँ है। यहाँ पर कहीं पर आप देखेंगे, ये है तिब्बत का प्लेटू। तिब्बत के प्लेटू में यहाँ से सिंधु रिवर जो है जनरेट होती है, और ये जो है हिमालय की अनेक रेंजेस को काटती हुई तिब्बत से लद्दाख में एंटर करेगी, लद्दाख से फिर जाएगी ये पीओके में, और पीओके से यहाँ से टर्न लेगी और पाकिस्तान होते हुई पाकिस्तान में बहेगी। इंडस रिवर या सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा जो फैलाव है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में ये बहेगी आर पार, पाकिस्तान के लगभग बीच से बहती हुई यहाँ पर कराची में या कराची के पास अपना मुहाना बना लेती है। कराची में अरब सागर में गिर जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और ही बनता है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी, भारतीय उपमहाद्वीप क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, किसी को पता है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की सीमा समुद्री सीमा नहीं, जल सीमा, ठीक है ना, लेकिन श्रीलंका भी उसमें शामिल आता है। भारत की ज़मीनी सीमा जिन देशों से मिलती है उसे हम कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, लेकिन उसमें चीन शामिल नहीं है, ध्यान रखना। इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? कभी सुना आपने? भारतीय उपमहाद्वीप आपने सुना होगा ना, भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? महाद्वीप किसे कहते हैं? ऐसी ज़मीन, ऐसी बड़ी ज़मीन जो चारों ओर से पानी से घिरी हो उसे कहते हैं महाद्वीप। छोटी ज़मीन जो चारों ओर से पानी से घिरी हो उसे कहते हैं द्वीप, और भी छोटी ज़मीन जो चारों ओर से पानी से घिरी हो उसे कहते हैं टापू, ठीक है। अरबी भाषा में उसको कहते हैं जजीरा। क्या कहते हैं? जजीरा। एक टीवी चैनल भी है अल जजीरा, कतर से छपता हो, नहीं कतर से क्या कहते हैं, टेलीकास्ट होता है, छपता तो अखबार है, ठीक है। खैर, तो अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपने सुना, यूरोप महाद्वीप आपने सुना है ना, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो ये चारों ओर से समुद्र से घिरे हैं। एशिया महाद्वीप जो है चारों ओर से समुद्र से नहीं घिरा, इसके 3 और पानी है, लेकिन जो यूराल रिवर है वहाँ पर उसको हम पानी मान लेते हैं कि हाँ भाई ये भी पानी है, तो चारों ओर से समुद्र से घिर गया। महाद्वीप होने के लिए शर्त ये है कि वो चारों ओर से पानी से यानी समुद्र से घिरा हो। भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है, 4 ओर से नहीं है।
एक और अरब सागर, एक और अरब सागर, दूसरा बंगाली खाड़ी और तीसरा नीचे हिंद महासागर। ठीक है ना। तो इसलिए भारत को महाद्वीप ना कह करके भारतीय उपमहाद्वीप या सब कॉन्टिनेंट का नाम देते हैं। एरिया बहुत ज़्यादा है, तो भारत और उससे लगने वाले जो पड़ोसी देश हैं जिसमें चीन शामिल नहीं है, वो सारे के सारे आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिस्से में, है ना। तो खैर अब देखें आप, तो यहाँ पर जो सिंधु नदी है वो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। कहाँ से निकल रही है? तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार से निकल के बेटा देखो इधर उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है, उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है, और यहाँ लद्दाख से पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, और वहाँ से फिर टर्न लिया इसने और पाकिस्तान में चली गई है। देखो अब इसमें कई बार ये भी पूछा है कि सिंधु नदी कितनी बार अपना रास्ता बदलती है, ये बताऊंगा लास्ट में, एडवांस में बताऊंगा। पहले बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। सिंधु नदी कितनी बार अपना रास्ता काटती है, किन किन रेंजेस को काटती है, किन किन शहरों के पास, किन किन शहरों के किनारे होकर गुजरती है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन पहले बेसिक चीज़ें देख लें कि सिंधु नदी है कहाँ। ठीक है, तो यहाँ से साहब, यहाँ से निकल के पहले उत्तर पश्चिम और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में सिंधु नदी गिर जाती है। अब इसमें और भी नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, जिसमें से सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है चिनाब। ठीक है, चिनाब का पुराना नाम अस्किनी है ना। दरियाए चिनाब तो हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में बहती है चिनाब नदी। चिनाब नदी कहाँ से निकलती? हिमाचल प्रदेश में निकलती। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा पास से निकलती चिनाब नदी। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ब्लैक पेन किधर गया मेरा, ये आपका, ये जो जगह है ये सोर्स है चिनाब का। यहाँ से चिनाब नदी निकलती है। चिनाब नदी निकलती है, पहले ये बहती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ को, फिर लगभग पैरेलल ईस्ट से वेस्ट की ओर, और उसके बाद फिर साउथ ईस्ट की ओर मुड़ जाती है। हिमाचल, चिनाब नदी जो है ध्यान रखना, हिमाचल से निकलती, हिमाचल से जाती है ये जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में बहने के बाद फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ये चलिए, तो सिंधु नदी की बात कर रहे हैं हम लोग। सिंधु नदी आपको पता ही है कि तिब्बत से निकल करके लद्दाख पीओके पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अब चिनाब नदी के बारे में मैंने आपको बताया, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और हिमाचल से होकर के जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से होकर के पाकिस्तान। आप देखेंगे चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास सब एक दूसरे में मिलती जुलती दिखाई देती है, लेकिन होता यह है कि इन नदियों का पानी सबका सिंधु नदी में मिलने से पहले मिलता है चिनाब में। ध्यान रखना, बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है। कहते हैं भाई चिनाब किसकी सहायक है, सिंधु की कि सतलज की, या सतलज किसकी सहायक है, चिनाब की के सिंधु की। तो ध्यान रखना, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, आप लोग ध्यान भी रखना कि सिंधु नदी तो ये हो गया, चिनाब यहाँ से निकलती है हिमाचल से जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में, पाकिस्तान में यहाँ पर मिठानकोट के आसपास, पाकिस्तान में मिठानकोट के आसपास सतलज नदी चिनाब में आकर के मिलती है। ध्यान रखना, चिनाब सतलज में नहीं, चिनाब सतलज में नहीं, सतलज चिनाब में आकर के मिलती है। यानी कि चिनाब की सहायक है सतलज और सिंधु की सहायक है चिनाब। तो इन सभी नदियों का पानी जो है पहले चिनाब में मिलता है और फिर चिनाब इस पानी को ले जाती है किसमें, सिंधु नदी में। ठीक है, तो मैं यहाँ स्पेशली लिख भी दिया है मैंने, देखो ये चिनाब। आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि चिनाब जो है वो सिंधु की सहायक है और सतलज चिनाब की सहायक है। तो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है चिनाब और चिनाब की सबसे लंबी सहायक नदी है सतलज। ठीक है, सतलज ही बोल देते हैं, सतलुज ही बोल देते हैं। ठीक है, अभी हो गया आपका सिंधु और चिनाब का। उसके बाद आप चलें तो जहाँ से चिनाब निकलती है लगभग उसी के पास रोहतांग पास है, बरालाचा पास, उसी के पास आसपास जो है वो रोहतांग पास है। रोहतांग पास से दो खास नदियाँ निकलती हैं, एक रावी और दूसरी ब्यास। चिनाब निकलती है बरालाचा से। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकल करके हिमाचल से ये पहुँचती है पंजाब और पंजाब से पहुँचती है पाकिस्तान। ठीक है, पंजाब से पहुँचती है पाकिस्तान और पाकिस्तान में रावी नदी जो है वो चिनाब से मिल जाती है। किस किनारे से, बाएं किनारे से। अच्छा, आप ध्यान देखेंगे कि सिंधु नदी में जितनी भी नदियाँ मिल रही हैं सब सिंधु के बाएं किनारे से मिल रही हैं। ठीक है, क्योंकि सिंधु ऊपर हो गई और बाकी सारी नीचे हैं, तो सब आप ये भी कह सकते हैं कि साउथ की ओर से मिल रही हैं या लेफ्ट साइड से मिल रही हैं, बाएं किनारे से मिल रही हैं जितनी भी नदियाँ हैं। तो उसी तरह से ये चिनाब नदी ऊपर है। चिनाब नदी में रावी जो मिल रही है बाएं तरफ से मिल रही है और झेलम जो मिल रही है वो दाएं तरफ से मिल रही है। झेलम जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है। आप देख रहे हैं, ये है झेलम, ये कश्मीर में, कश्मीर से निकल करके पहले बहेगी नॉर्थ, फिर नॉर्थ वेस्ट की ओर और फिर वो यू टर्न ले लेगी, फिर यू टर्न ले लेगी और नॉर्थ से साउथ की ओर बहने लगेगी। अच्छा, ये कुछ दूरी तक जो है भारत और पाकिस्तान की सीमाएं बनाती है झेलम नदी। झेलम नदी जो है कुछ दूरी तक भारत और पाकिस्तान की सीमाएं बनाती है। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें। तो झेलम नदी का पुराना नाम क्या है?
झेलम का पुराना नाम क्या है? बितस्ता। ठीक है, ओके। तो झेलम नदी कश्मीर से निकलती है, कश्मीर में ही बहती है। ये भी कई बार अपना रास्ता बदलेगी। पहले आप देख रहे हैं ऊपर की ओर जा रही है, फिर यू टर्न लेगी, नीचे की ओर आएगी, और काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी लंबी दूरी तक ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर ही बनाती है। उसके बाद पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और पाकिस्तान में ही मिल जाती है दाएं छोर से या उत्तर की दिशा से चिनाव में। तो झेलम किसकी सहायक हो गई? चिनाव की। ओके, अब झेलम, चिनाव, और चिनाव के नीचे आप देखेंगे रावी। रावी जो अभी मैंने बताया आपको कहाँ से निकल रही है? रोहतांग पास से। तो रावी जो है चिनाव के लगभग पैरेलल बहती है। आप देखेंगे जो डायरेक्शन चिनाव का है वही डायरेक्शन जो है लगभग रावी का है। ये रावी के लगभग पैरेलल बहती है हिमाचल, हिमाचल से पंजाब, और पंजाब में ये मिल जाएगी चिनाव से। तो झेलम दाएं किनारे से और रावी जो है वो बाएं किनारे से मिल रही है। किससे मिल रही है? चिनाव में। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि रावी के पास से ही निकलती ब्यास नदी, लेकिन ये निकलती रोहतांग पास से ही है। ब्यास नदी जो है रोहतांग पास से निकलती है। और ये जो नदियां हैं, 5-6 नदी आप जो देख रहे हैं, इनमें सबसे छोटी नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है हिमाचल से निकल करके पंजाब, और पंजाब से आगे जा करके ये पाकिस्तान में एंट्री करती है और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सतलज मिल जाती है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सतलज मिल जाती है। तो ब्यास नदी जो है वो सतलज की सहायक नदी है, ध्यान रखना। ठीक है ना? ब्यास नदी किसकी सहायक है? सतलज की। ठीक है। अच्छा, रावी नदी जो है हिमाचल, हिमाचल से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से पंजाब, पंजाब से पाकिस्तान। ओके, ये भी पूछ सकता इसमें से जो ब्यास नदी है, ध्यान रखना, वो जम्मू कश्मीर में नहीं जाती है। ब्यास नदी जम्मू कश्मीर में नहीं जाती, हिमाचल से बह करके ये पहले पाकिस्तान में एंटर कर जाएगी और फिर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ये मिलती है सतलज नदी से। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे इन नदियों का क्रम आप देखें तो सबसे ऊपर सिंधु नदी, फिर झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास और सतलज। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो ये जो झेलम 1, चिनाब 2, रावी 3, ब्यास 4 और सतलज 5, ये जो 5 नदियां हैं इन्हीं को हम कहते हैं पंजनद। कहीं पंजनद लिखता है, कहीं पंचनद लिखता है, कहीं पंजनद लिखेगा, कहीं पंचनद लिखेगा, ध्यान रखना। ठीक है, और ये सारी की सारी नदियाँ अल्टीमेटली सिंधु में मिल जाती हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन इनमें जो सिंधु की सहायक है वो चिनाब है, चिनाब की सहायक जो है वो झेलम और रावी और सतलज हैं, और ब्यास जो है वो सतलज की सहायक है। ठीक है, अब वो कहे कि इन नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चिनाब है। सबसे छोटी नदी इनमें वो है ब्यास ना, ब्यास। हाँ, अब यहीं पे वो क्वेश्चन पूछता है कि पंजनद में सबसे लंबी और सबसे छोटी नदी, तो आप ध्यान रखना, या इन नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसमें सिंधु भी शामिल हो जाती है, तो वो सिंधु नदी। ठीक है, ध्यान रखना, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना। ओके, चले आगे। तो नेक्स्ट ये बातें हो गई। अब यहीं से जहाँ से सिंधु नदी निकलती है उसी के आसपास से ही लगभग यहाँ से तिब्बत से ही ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अब देखो सिंधु नदी तो इधर को चली गई, लेकिन ब्रह्मपुत्र का जो फ्लो है वो इधर को, ब्रह्मपुत्र का डायरेक्शन इधर को है। ब्रह्मपुत्र नदी येमचुंगडुंग ग्लेशियर है, कैलाश रेंज के आसपास ही तिब्बत में ग्लेशियर है। जिशान, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ग्लेशियर समझते हो? ग्लेशियर का मतलब जानते हो? जीशान, आप बताओ, ग्लेशियर का मतलब जानते हो? ग्लेशियर क्या होता है? गौरी, ग्लेशियर क्या होता है? हाँ, बर्फ के पहाड़। बर्फ के पहाड़, ऐसे पहाड़ जिन पर बर्फ लदी हो, बर्फबारी होती है ना, तो बर्फ के ऊपर पहाड़ लदक जाओ, उसे बर्फ की चट्टान भी कहते हैं, बर्फ के पहाड़ भी कहते हैं, या बर्फ लदे पहाड़, उसे हम कहते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर को हिंदी में क्या कहते हैं? हिमानी। और जब ये हिमानी या ग्लेशियर टूट के बहने लगता है तो उसको क्या कहते हैं? हिमनद। ध्यान रखना है। हाँ, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है गौरी? यूपी का सबसे बड़ा ग्लेशियर? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। वहाँ ग्लेशियर नहीं है। यूपी में सबसे ऊंची जो माउंटेन रेंज है वो कैमूर माउंटेन रेंज है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र में 600-650 किलोमीटर नहीं, सॉरी, 600-650 मीटर ऊंची है, वहाँ पर ग्लेशियर नहीं है। ठीक है, ठीक हो रावल? आगे चलें। तो ये कॉमन सेंस की चीज़ है। जैसे बहुत से लोग सोचने लगे, मैंने पूछा यूपी का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो बहुत से लोग मेरे सामने बैठे तो आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा ना वहाँ तो ग्लेशियर है ही नहीं। हाँ, ध्यान रखना ना, गर्मी में कहाँ ग्लेशियर होगा, है ना, तो उसके लिए ठंडा चाहिए। ओके, आगे चलें। तो अब जो ब्रह्मपुत्र रिवर आप देख रहे हो, ब्रह्मपुत्र रिवर आप जो देख रहे हो तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में इसका नाम है यारलांग सांगपो। ठीक है, मैंने लिखा भी है सांगपो।
तिब्बत में इसका नाम है सांगपो या यारलांग सापनो। आप देखेंगे कि ये वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती है, लगभग एक ही डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अब ये बहते हुए पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग। वेरी गुड। देखो ये होता है ना, एक बार पढ़ने के बाद फिर नाम याद आते हैं। वेरी गुड, शाबाश शांत। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश में एक पीक है, एक पहाड़ी चोटी है, नामचा बारबा। बोलो मेरे साथ, नामचा बारबा। नामचा बारबा में जाकर के, नामचा बारबा के आसपास जो मैदान का ढाल है ना वो बदल जाता है, वहाँ से ये यू टर्न ले लेती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये बिलाल देखना दिख रहा है कैमरे में ना, ये चीज़ मेरा मार्कर, यहाँ से ये यू टर्न ले लेती है। यू टर्न का मतलब है कि पश्चिम से पूर्व की ओर आ रही थी, यहाँ से ही पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगती है, यू टर्न ले लेती है नामचा बारबा में, और बहुत बड़ा खड्ड भी बनाते हैं, जिसे भूगोल की भाषा में इंग्लिश में कहते हैं गॉर्ज। विशाल खड्ड बनाती है, विशाल गॉर्ज बनाती है, और अब ये दिहांग के नाम से पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगती है। तो देखें इसने कितनी बार डायरेक्शन बदल दिया, एक बार डायरेक्शन, अभी इसने कितनी बार एक डायरेक्शन बदला है ना। अब ये यहाँ से जाएगी, फिर अब ये असम में एंटर करेगी, फिर से अपना डायरेक्शन बदल लेगी। अब ये बहेगी उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर। असम में इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। असम में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती है। अब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र के नाम से असम में बहते हुए ये बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना, बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना, ओके। अब यहाँ पर बांग्लादेश में कुछ दूरी तक बहने के बाद इसमें नदी आकर के मिलती है, गंगा, जिसे बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा, ठीक है ना। अब इन्हीं में, अब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र या पद्मा और जमुना दोनों एक साथ आगे बहती हैं। इधर मणिपुर साइड से बरेल पर्वत रेंज से एक नदी बह करके आती है जिसका नाम है बराक। कुछ लंबाई उसकी मणिपुर में है, ज़्यादातर लंबाई जो है उसकी वो बांग्लादेश में है, ठीक है ना, बराक नदी। अब ये जो बराक नदी है, जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है, मणिपुर में इसको कहते हैं बराक, जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है मेघना। क्या नाम हो जाता है? मेघना। अब इस मेघना में पद्मा और जमुना दोनों मिल जाती हैं और आगे बैठती हैं किसके नाम से? मेघना के नाम से। तो ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र, ओके। उसके बाद बराक का नाम बांग्लादेश में मेघना, और ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में जमुना, गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा, और जब ये तीनों मिल जाती हैं तो मेघना के नाम से आगे बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना या माउथ या डेल्टा बनाती हैं, ओके। चलें आगे। अब यहीं पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर लिखा है 6, 7, 8, ठीक है ना। अब ये 6, 7, 8 क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ। नंबर 6 पर जो है वो है गारो हिल्स। नंबर 7 पर है खासी हिल्स, और नंबर 8 पर है जयंतिया हिल्स, और यहीं पर नंबर 9 पर है, नंबर 9, यह शायद ये मेरे मैप में दिखेगा नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ। नंबर 8 पर क्या है? गारो खासी जयंतिया। नंबर 8 पर जयंतिया, और नंबर 9 पर क्या है? मिकिर। नंबर 9 पर है मिकिर, ठीक है, नंबर 9 पर है मिकिर, ओके। तो ये जो मैं इसको ऐसे ऐसे घेर दूँ, कोई दिक्कत? ये जो है ये है मेघालय प्लेटू या मेघालय का पठार, मेघालय प्लेटू या मेघालय पठार। समझ आई ना? आपने जाना है? जाओ बेटा, देर हो रही है, ठीक है। कल मिलते हैं आपसे 2:30 बजे, ठीक है, ओके। आप जाओ, फिर आपने दूर जाना ना। मैं आज रात ही इसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना है। हाँ, कहाँ थे? तो ये जो देख रहे हैं ना आप, ये है मेघालय पठार या शिलोंग, मेघालय या शिलोंग पठार, ठीक है। अच्छा, इस मेघालय या शिलोंग पठार में अलग अलग पीक हैं। ये नंबर 6 पर गारो पीक, नंबर 7 पर खासी पीक, और नंबर 8 पर जयंतिया पीक, और नंबर 9 जो दिख रहा है आपको, नंबर 9 जो आपको दिख रहा है ये है मिकिर। क्या है? मिकिर। और नंबर 10 जो आपको दिख रहा है, नंबर 10 पर ये एक पठार है, इसे हम कहते हैं कार्बी आंगलोंग का पठार। कार्बी ऑबलोंग प्लेटू असम में है ये, ठीक है, क्लियर है। तो इधर आप देखें, इधर वालेकुम सलाम, कल आइएगा, ठीक है ना। तो वेस्ट से ईस्ट की ओर नंबर 6 गारो, नंबर 7 खासी, नंबर 8 जयंतिया हिल्स, ओके। फिर नंबर 9 पे आप देखेंगे तो ये है मिकिर हिल्स, नंबर 10 पर है प्लेटू, कार्बी ऑबलोंग प्लेटू, ओके, समझ गए,
ओके। अच्छा, यहीं पर आप देखेंगे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में मैंने लिखा पटकाई ब्रूम, ये माउंटेन रेंज है अरुणाचल प्रदेश में, पटकाई ब्रूम, और उसके ऊपर आप देखा लोहित लिखा। तो ये जो लोहित नदी है ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। यही कह सकते हैं कि लोहित जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सहायक नदी समझे, ऐसी छोटी नदी जो किसी बड़ी नदी में मिलती है उसे उसकी सहायक नदी कह देते हैं, ठीक है। तो लोहित जो है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब यहीं पर आप ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा है नंबर 11, नंबर 12, ठीक है। तो नंबर 11, नंबर 12 क्या है, देखो मुझे रटा हुआ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। अगर आपको इस तरह से मैप रटे ना तो क्या कहना है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला इलाका नंबर 11 जो मैंने लिखा ये नागालैंड का इलाका है, और ये हैं नागा पहाड़ियाँ या नागा हिल्स। नागा हिल्स की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, सारामती, ठीक है। ये है, मैं लिख भी देता हूँ, नागा हिल्स, नागा हिल्स, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आए तो ये जो है मिजोरम में जो है ये है लुसाई हिल्स या लुसाई माउंटेन, ठीक है ना। इसकी सबसे ऊंची पीक जो है वो है ब्लू हिल्स। कौन सी हिल्स, ब्लू हिल्स, ठीक है। आगे चलें, चलिए अब आप इधर आ जाइए उत्तर भारत की ओर। मैंने आपको बताया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। तो सबसे साउथ की रेंज कौन सी हो गई, धौलाधर रेंज। सबसे साउथ में कौन सी रेंज हो गई, धौलाधर रेंज। ध्यान रखना, सबसे नॉर्थ में काराकोरम रेंज और सबसे साउथ में कौन सी रेंज, धौलाधर रेंज, ठीक है। शिवालिक से कंफ्यूज मत होना, शिवालिक का मतलब वो अलग कॉन्सेप्ट है, शिवालिक, मध्य हिमालय और महान हिमालय वो अलग कॉन्सेप्ट है, और ये वाला जो है ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब शिवालिक के नीचे आप जाएंगे तो भावर का मैदान, और भावर के नीचे तराई का मैदान। अब उसके और नीचे आप जाएंगे तो देखते हैं आप, इसको हम कहते हैं गंगा यमुना का विशाल मैदान। गंगा यमुना का विशाल मैदान। अब ये क्या है भैया, गंगा यमुना दोआब या गंगा यमुना का विशाल मैदान। तो वो सारा इलाका, वो सारा एरिया जहाँ पर से नदियाँ गंगा और यमुना में पानी बहा करके लाती हैं, इसे आप गंगा यमुना का बेसिन भी कह सकते हैं। बेसिन माने हिंदी में थाला। थाला का मतलब वाश बेसिन होता ना हमारे घरों में, अब तो लगभग सभी घरों में वाश बेसिन हो गया, नहीं तो ऐसे ही नल पे ही हाथ धोए जाते थे, है ना। अब तो हर जगह मॉडर्नाइजेशन हो रहा, तो वाश बेसिन आ रहा। अच्छा, ज़्यादा बिकने लगे ना तो थोड़े से सस्ते भी हो गए, क्वालिटी भी अच्छी हो गई, तो कोई बड़ा आइटम नहीं है कि जब ये शुरू में आया था तो ये भी लग्जरी आइटम माना जाता था वाश बेसिन, है ना। अरे उसके घर में वाश बेसिन है, ठीक। अब तो ये लग्जरी आइटम नहीं है, अब तो कारें भी लग्जरी आइटम नहीं है। हर घर में से कोई एक विदेश में है और दवा के पैसा भेज रहा है, और कभी किया कभी ब्रेजा, है ना भाई, है ना। खैर, तो कहाँ था हमें इससे पहले, गंगा यमुना के मैदान पे। ये किया और ब्रेजा कहाँ से आ गई, वाश बेसिन की बात कर रहा था। तो वाश बेसिन का आप देखते हैं ना, जो उसकी बनावट होती है उसमें पानी कहीं भी गिरे, छींटे उसकी कहीं भी गिरे, और नीचे जो पाइप है ना सारा पानी उस पाइप में बह कर आता है। वाश बेसिन इस तरह से बना हुआ है, उसमें पानी कहीं भी गिरे, इधर उधर कहीं भी छींटे गिरे, सारा पानी जो है वो नीचे पाइप में ही आता है। उसी तरह से नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे कि गंगा यमुना बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, और कोई नदी नेपाल से निकल के आ रही है, तो कोई मालवा प्लेटू से निकल के आ रही है, तो कोई उधर अमरकंटक प्लेटू से, सोन नदी जो है अमरकंटक प्लेटू से निकल के आ रही है, लेकिन गंगा से मिल जाती है। तो ये सारा का सारा इलाका इधर नेपाल के बाद आपका ये आप इधर से चले सतलज से नीचे आप आ जाएं, सतलज से नीचे आ जाएं, नेपाल का इलाका और कुछ हिस्सा हिमाचल का भी, उत्तराखंड का सारा इलाका, यूपी, इधर ये एमपी का इलाका, बिहार और झारखंड का बहुत सारा इलाका, इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बहुत सारे इलाके जो हैं ये एक्चुअली गंगा का बेसिन है। इसके नीचे आप जाओ तो यमुना का बेसिन है, लेकिन यमुना भी जो है गंगा में मिल जाती है, तो यमुना का जो बेसिन है वो एक्चुअली गंगा का बेसिन भी है, ठीक है। इसमें हम और डिस्कस करेंगे अलग से, केवल जब गंगा नदी की बात करेंगे तो उसको ध्यान से आपको पढ़ाएंगे, केवल गंगा नदी की जब बात करेंगे आपसे ना। तो फिलहाल जो आपने समझना है वो समझना है कि ये जो इलाका आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान या गंगा यमुना का दोआब। आप देखें इसमें ये जो है बेटे गंगा नदी, आपको पता है गंगा नदी उत्तराखंड में गौमुख से निकलती है, किस नाम से, भागीरथी के नाम से, है ना। देवप्रयाग में इसमें अलकनंदा मिल जाती हैं, तो देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिल जाती हैं तो वहाँ से उनका नाम क्या हो जाता है, गंगा, है ना।
तो साहब ये निकल रही गंगा। गंगा जो है एक ग्रेट आर्क के रूप में या बृहद चाप या बड़ी चाप के रूप में आप देख रहे हैं बह रही है। पहले उत्तर से दक्षिण की ओर, फिर यहाँ से टर्न लिया, यहाँ से टर्न लिया, और फिर आप देखेंगे वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो गंगा नदी जो है आप देखेंगे यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तराखंड से यूपी, एमपी में मत भेज देना गंगा को, उत्तराखंड, यूपी, यूपी के बाद बिहार, है ना, मैंने पढ़ाया था ना यूपी जी के। तो बलिया से बिहार में एंट्री करती हैं, बिहार। अच्छा, गंगा नदी झारखंड में नहीं जाती है, ध्यान रखना, गंगा नदी झारखंड में नहीं जाती हैं, बिहार, बिहार से वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश। ओके, अच्छा, अब यहीं पर सिक्किम में आप देखेंगे, सिक्किम से एक नदी निकल के आती है तीस्ता। ये सिक्किम की सबसे लंबी नदी है, सिक्किम की सबसे लंबी नदी है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो है सिक्किम में बहती हुई एंटर करती है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल से आगे गुजर जाती है बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में गंगा से जाकर के मिल जाती है, समझ रहे ना, तीस्ता नदी, ठीक है ना। इस पे गाना ही बना, तीस्ता नदी सी तू चंचला, मैं भी हूँ बचपन से मन चला, सुना नहीं सुना? ठीक है, तो तीस्ता सिक्किम में, सिक्किम से ही निकलती है, सिक्किम की सबसे लंबी नदी है, सिक्किम से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश, और बांग्लादेश से मिल जाती है गंगा में। इसके पानी को बंटवारे को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ डिस्प्यूट भी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब गंगा नदी में आप देखेंगे तो इधर पीलीभीत में फुलहर लेक है। ये नदी लगभग अपना अस्तित्व खोती जा रही है, लेकिन सरकार जो है फिर से इसको जिंदा करने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले आप देखेंगे जो खास खास नदियां हैं, इसके बाएं किनारे पर या उत्तर की दिशा से, बाएं किनारे पर या उत्तर की दिशा से गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये नदियां मिलती हैं। आपसे अक्सर क्रम पूछ लेगा, ठीक है ना। जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं ना, बार बार मैप को देख रहे हैं, मैं इतने नंबर काट लूँगा। आप लोग जो टेस्ट देख रहे हैं ना, विकास, इमरान, है ना, बार बार मैप को देख रहे हैं, मेरी नज़र में सब हैं, तबस्सुम नहीं देख रही है ना, हाँ, बाकी भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन विकास, इमरान चीटिंग कर रहे हैं और रिकॉर्ड भी हो रहा है ऑन रिकॉर्ड। अब जब तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे ना, तो उनको ये वीडियो दिखाऊंगा मैं कि देखो बेटा तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम्हारे पापा भी करते थे। हाँ, मैप नहीं देखा आपने? अच्छी बात है अगर नहीं देखा तो, ठीक है, मैं भूल गया उसको हटाना, तो कृपया मैप ना देखें आप लोग, हैं, हाँ ठीक है। तुम लोग इधर आओ। तो गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ये पूछेगा आपसे। सबसे पहले गोमती, फिर घाघरा, गंडक और कोसी नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। फिर तीस्ता, तीस्ता नदी बांग्लादेश में गंगा से मिलती है। अच्छा, उसके बाद जब आप गंगा के दाएं किनारे पर आएंगे या दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे, तो यमुनोत्री या बंदरपुंज पर्वत, उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में उत्तरकाशी में यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से, और आप देखेंगे गंगा के लगभग पैरेलल बहती है। आप देख रहे हैं ना, जिधर को गंगा मैया जा रही है उधर को ही यमुना मैया भी जा रही है ना। तो यमुना नदी जो है वो गंगा के लगभग पैरेलल बहती है। एक्चुअली जो दोआब जिसे कहते हैं ना, गंगा यमुना का दोआब, वो तो ये इलाका है जो गंगा और यमुना के बीच में है। जो इलाका गंगा और यमुना के बीच में है वही है दोआब, और ये भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है। भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है गंगा यमुना का दोआब, समझ रहे ना। तुर्क या मुगल रहे तो इनका जब भी ये लड़खड़ा देते थे तो इनका मेन सेंटर होता था, यही दोआब का इलाका होता था, ठीक है। लेकिन इसको, ये सारा का सारा एरिया जो है, इसे हम कहते हैं गंगा यमुना का विशाल मैदान या उत्तर भारत का विशाल मैदान, क्योंकि जो इसमें नदियाँ मिलती हैं ना, गंगा यमुना ने, और गंगा यमुना में जो नदियाँ मिलती हैं उन्होंने ही इस मैदान को पाटा है। यहाँ पर सब खड्ड थे, समंदर था, लेकिन पहाड़ से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ रेत और बहुत सारा मलबा लेकर के आती थी, उन्होंने धीरे धीरे इस मैदान को बना दिया है। ओके, खैर, अब देखें यमुना नदी जो है दाएं छोर से मिल जाती है, किसमें? गंगा में। गंगा में कहाँ मिलती हैं? प्रयागराज में, पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद, ठीक है। अब आगे आप चलेंगे तो यमुना के बाद गोमती का संगम होता है इस साइड में, लेकिन उससे आप आगे चलेंगे तो घाघरा का, और घाघरा से आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये नदी मैंने बनाई है, सोन नदी, अमरकंटक प्लेटू से, अमरकंटक प्लेटू से निकलती है सोन नदी। और ये एवरेज अगर कहें तो खैर स्ट्रेट लाइन में तो नहीं बह रही है दक्षिण से उत्तर की ओर, लेकिन आमतौर पर सामान्यतः ये दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, और दक्षिण से उत्तर की ओर बह करके गंगा में मिलने वाली ये सबसे लंबी नदी है सोन नदी। हालांकि गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी नदी यमुना है, ध्यान रखना, लेकिन दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो सोन है। सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेटू से, ठीक है। सोन के बाद आप देखेंगे तो गंडक, और गंडक के बाद कोसी। इस चीज़ का ध्यान रखना, यही पूछ लेगा क्रम कि भैया जो सोन जो है किन दो नदियों के बीच में मिल रही है? तो घाघरा और गंडक के बीच में मिल रही है। किससे? कोसी से ना, सॉरी, गंगा से। पहले जो सोन नदी थी ठीक कहाँ पर मिलती थी?
कहाँ पर मिलती थी? पटना में। लेकिन अब ना ये नदियाँ अक्सर अपना रास्ता बदल लेती हैं। अब ये पटना से थोड़ा आगे जाके मिलती है। सोन नदी जो है पटना शहर से थोड़ा आगे जाके मिलती है गंगा में। ओके, अच्छा अब देखें तो गंगा की बात हो गई। अच्छा एक शब्द आता है वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी। नदियों के केस में अक्सर एक शब्द आता है वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी। तो हुगली नदी, हुगली, भगीरथी और यहीं पर नीचे मंदाकिनी, ये जो हैं गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिकाएँ हैं। अब वितरिकाएँ या क्यों कहते हैं हम इनको? अक्सर आप कभी खेतों की तरफ चले जाना, किसान के खेतों की तरफ, और वो पानी दे रहा हो और आसपास कोई नहर हो, उसका खेत रेतीला है, जुता हुआ रेतीला खेत है, और अचानक नहर टूट जाए, उसके खेत में बाढ़ आ जाए पानी की, तो आप क्या देखेंगे कि उसके खेत में जगह जगह नालियाँ बन जाएंगी पानी से, जगह जगह नालियाँ बन जाएंगी। कभी ध्यान देना। या आप चलिए उसके खेत में ना जाएं, अभी जब मौसम आएगा बाढ़ का, तो जहाँ पर घास नहीं है ना और मुलायम जुती हुई ज़मीन हो, तो जगह जगह आप देखेंगे नालियाँ बन जाएंगी। तो होता क्या, गंगा नदी जैसे जैसे नीचे जाती है उसमें पानी और बढ़ता जाता है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ उसे मिलती हैं, है ना। जो नाला गंगा मिल गया वो गंगा ही हो गया, बहुत सारी नदियाँ उसमें मिलती जाती हैं। जब ये नदी बिहार बंगाल की ओर जाती है, बिहार और बंगाल के जो मैदान हैं वो मुलायम मिट्टी के, आमतौर पर मुलायम मिट्टी के मैदान हैं। मुलायम का मतलब कॉटन नहीं है, लेकिन जहाँ आसानी से जुताई हो जाती है। अब जब ये बिहार बंगाल में पहुँचती हैं तो डेल्टा इलाका धीरे धीरे शुरू होने लगता है, मुलायम इलाका शुरू होने लगता है। अब होता क्या है कि अक्सर इनमें भीषण बाढ़ आई, है ना, बहुत बड़ी बाढ़ आई। तो बाढ़ आने की वजह से अक्सर नदी जो है अपना किनारा तोड़ करके किसी दूसरी ओर को बहने लगती है। जो मेन ब्रांच है नदी की वो तो जा ही रही है, जो नदी की मेन ब्रांच है वो तो जा ही रही है उसी रास्ते को, लेकिन अक्सर नदी जो है किनारा तोड़ करके दूसरी डायरेक्शन में बहने लगती है। अच्छा अब ये मैदान का ढाल अगर आप देखोगे ना बेटा, मैदान का अगर आप ढाल देखोगे, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लूँ। मैदान का ढाल अगर आप देखोगे तो ये जो है उत्तर भारत का मैदान ढाल ना, इसका ढाल यहाँ पर आप देखें इस जगह पर, इस तो यहाँ पर जहाँ जो मालवा का इलाका आप देख रहे हो, तो यहाँ पर जो ढाल है इस दिशा में, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। यहाँ पर भी ढाल इस डायरेक्शन में। देखो जितनी भी नदियाँ हैं आप देखो ना, जितनी भी नदियाँ हैं, पार्वती, चंबल, बेतवा, केन, घसान वगैरह वगैरह, सब आपको इधर से इधर की ओर बहती हुई दिखाई देंगी। यमुना और गंगा मिल जाती हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर हम आते हैं ना इस जगह पर, तो ये ढाल इधर को हो जाता है, और जैसे नीचे का होगी ये ढाल जो है वो इधर को नीचे को हो जाता है। तो अब गंगा जो है अपना किनारा तोड़ के बहेगी ना, तो इधर को नहीं बहेगी, वो नीचे को बहेगी ढाल की तरफ को। तो जगह जगह से गंगा नदी ने अपने डेल्टा की ओर जाते हुए या समुद्र में मुहाने की ओर जाते हुए कई जगह से किनारा तोड़ दिया। उस किनारे तोड़ने की वजह से वहाँ से एक नई नदी फूट पड़ी है। कोई पूछे ना कभी हुगली का सोर्स क्या है, तो हुगली का सोर्स एक्चुअली गंगा है। आप कहोगे है एक नदी दूसरी नदी का सोर्स कैसे हो सकती है? हाँ भाई है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं, हंगहो को चीन का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? आप कहोगे साहब बाढ़ बहुत आती है। हुगली नदी को दुनिया की सबसे विश्वासघाती नदी कहते हैं। वैसे सबसे विश्वासघाती तो इंसान है ना, है ना, सबसे विश्वासघाती इंसान है ना। हाँ, तो लेकिन हुगली नदी को दुनिया की सबसे विश्वासघाती नदी कहते हैं। क्यों? ये अपना अक्सर रास्ता बदल लेती है। मुलायम जो है इलाकों, मुलायम मिट्टी के इलाकों से गुजरती है ये, और इसके जो किनारे हैं ना बहुत ही कमज़ोर हैं। तो अक्सर अगर पानी ओवरफ्लो हो जाता, बाढ़ आ जाती है, तो ये अपने किनारे तोड़ करके किधर को भी बहने लगती है। आज इधर को बह रही है तो कल को इधर को बहने लगी, माने मेन ब्रांच तो बह रही है, लेकिन दूसरा किनारा उसका उधर को भी आ गया। जहाँ कभी बाढ़ नहीं आई, पता चला रातों रात बाढ़ आ गई, किनारा टूटने की वजह से। ठीक है, तो खैर, तो हुगली जो है वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका है, यानी गंगा में से ही निकली है। हुगली नदी किस राज्य की सबसे लंबी नदी है? पश्चिम बंगाल की। ठीक है, हुगली नदी गंगा से निकलती है, पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ पर हुगली नदी, शायद मैंने लिखा हुआ, यस ये मैंने दिखाया है, ये यहाँ पर मैं रेड कलर से इसको दिखा देता हूँ, ये है हुगली नदी। और बांग्लादेश में ही बहती हुई, सॉरी पश्चिम बंगाल में ही बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसी के बंगाल के बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा, यहीं पर आप देखेंगे कि अरावली रेंज की मैंने बात की थी। अरावली के साउथ ईस्ट से लूनी नदी निकलती है, लेकिन ये बिल्कुल मौसमी नदी है। ये मानसून में भी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती और कच्छ के रण में खो जाती है। लूनी नदी कभी भी समुद्र में नहीं पहुंच पाती, ये कच्छ के रण में खो जाती है, लुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में इसका पानी जो है वो खत्म हो जाता है। आप देख रहे हैं, ये है लूनी नदी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे नीचे ही मालवा के दक्षिण पश्चिम में तो साबरमती नदी, जो कि गुजरात की सबसे लंबी नदी है। साबरमती नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती आती है और खंबात की खाड़ी में पहुंच जाती है। साबरमती नदी गुजरात की सबसे लंबी नदी है तो खंबात की खाड़ी में मर्ज हो जाती है। ये रही खंबात की खाड़ी अरब सागर में। उसके बाद इसी के पूर्व में आप जाएंगे तो माही नदी है। माही नदी जो है कई बार अपना रास्ता बदलती है। पहले ये ईस्ट से वेस्ट की ओर, फिर
मुड़ जाएगी नॉर्थ की ओर, फिर जो है कि सॉरी मैं गलत हो गया, पहले वेस्ट से ईस्ट की ओर, फिर नॉर्थ की ओर मुड़ जाएगी और फिर ईस्ट से वेस्ट की ओर, उसके बाद फिर टर्न लेगी और नॉर्थ से साउथ की ओर ये चलने लगेगी। माही रिवर जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है और मिल जाती है कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में। ओके है। उसके बाद आप बात करेंगे हम लोग आपसे विंध्याचल, सतपुड़ा, कैमूर, राजमहल जो रेंज है इनकी बात करेंगे। ठीक, अब आप देखें तो विंध्याचल माउंटेन जो है यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। विंध्याचल माउंटेन, ये देखें आप, विंध्याचल माउंटेन, विंध्याचल माउंटेन जो है वो भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, लगभग उत्तर और दक्षिण में। इसके उत्तर में उत्तर भारत और दक्षिण में दक्षिण भारत। अच्छा, विंध्याचल माउंटेन में अलग अलग माउंटेन रेंज हैं, हिल्स हैं, प्लेटू हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि एक कैमूर और मैकाल, कैमूर मैकाल रेंज, ये जो हैं विंध्याचल माउंटेन के ही हिस्से हैं। लेकिन इन्हीं के नीचे जो सतपुड़ा महादेव पर्वत हैं, ये विंध्याचल माउंटेन के हिस्से नहीं है, ध्यान रखना, ये विंध्याचल माउंटेन के हिस्से नहीं है, इनका अपना अलग अस्तित्व है। ठीक है, तो विंध्याचल माउंटेन जो है इसका सबसे ज्यादा जो एरिया है वो एमपी में है। एमपी में मालवा में, मालवा में नहीं, मालवा के आप कहेंगे साउथ में, मालवा के साउथ में और साउथ के अलावा साउथ ईस्ट और मालवा के ईस्ट में। मालवा माना ये रहा मालवा, मालवा के आप साउथ में और साउथ ईस्ट में आएंगे तो ये रहा आपका विंध्याचल माउंटेन। इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन या प्रसार है वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी इसके हिस्से मिलेंगे, कुछ हिस्से इसके यूपी में मिलेंगे। ठीक है, विंध्याचल से आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगी नर्मदा नदी। विंध्याचल के तुरंत साउथ में नर्मदा रिवर है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, और रिफ्ट वैली में बहती, भारत में रिफ्ट वैली में बहने वाली भी सबसे लंबी नदी है। पश्चिम से पूरब की ओर, सॉरी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा रिवर, और खंबात की खाड़ी में ये अरब सागर में मर्ज हो जाती है। विंध्याचल माउंटेन, उसके नीचे नर्मदा, और नर्मदा के नीचे आप देखेंगे सतपुड़ा माउंटेन। ये देखें, ध्यान दें इसको, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ, इस पेन से कर देता हूँ। ये जो है ये है सतपुड़ा रेंज या सतपुड़ा माउंटेन रेंज। ठीक है, विंध्याचल के नीचे नर्मदा, नर्मदा के नीचे सतपुड़ा। एक्चुअली सतपुड़ा माउंटेन रेंज जो है वो 3 अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। इसके सबसे पश्चिम में इधर राजपीपला हिल्स, सबसे पश्चिम में राजपीपला हिल्स, मिडल में आप जाएंगे मध्य में तो सतपुड़ा हिल्स, और इसके और ईस्ट में आप जाएंगे तो महादेव हिल्स। आप देखें, विंध्याचल के नीचे नर्मदा, विंध्याचल के नीचे नर्मदा, नर्मदा के नीचे सतपुड़ा। सतपुड़ा जो रेंज जो है इसकी जो मुख्य ब्रांच है, मेन ब्रांच वो सतपुड़ा ही है, लेकिन ये 3 अलग अलग हिस्सों में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। हिमालय की जो सबसे खास रेंज है वो है महान रेंज, लेकिन मध्य हिमालय और शिवालिक भी इसी के हिस्से हैं। तो उसी तरह से सतपुड़ा जो है मिडिल इंडिया में, इधर आप पश्चिम में राजपीपला, मिडिल में सतपुड़ा, और इधर और आप ईस्ट में जाएंगे तो महादेव माउंटेन रेंज। इसकी जो खास रेंज है वो सतपुड़ा ही है, इसलिए आमतौर पर हम इसको सतपुड़ा के नाम से ही जानते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग हैं, राजपीपला, सतपुड़ा और महादेव। राजपीपला यहाँ पर कहीं, सतपुड़ा और महादेव। तो इस तरह से आप देखेंगे कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी है। ठीक है ना, विंध्याचल फिर नर्मदा और सतपुड़ा पहाड़, और नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा पर्वत है। ये सवाल क्यों आता है कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सा पहाड़ है? मैं इन चीज़ों को लिखाऊंगा अभी आपको, पहले मैं मैप में दिखा रहा हूँ, क्योंकि नदियों का जो टॉपिक है बहुत लंबा चलने वाला, कई सारे इसके पार्ट बनेंगे। तो अगर आपको ये बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का। विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती। ताप्ती के साउथ में इधर महाराष्ट्र में अजंता हिल्स, आपने सुना ना अजंता अलोरा की गुफाएं, तो वही वाला अजंता हिल्स है ही। अजंता पहाड़ियां ये रही महाराष्ट्र में, ताप्ती के साउथ में। ठीक है, अच्छा यहीं पर आप देखेंगे जहां पर नर्मदा नदी है, जहां उसका मुहाना, मैंने पहले बताया मुहाने का मतलब क्या है, जहां पर नदी खत्म होती है, जहां पर नदी समाप्त होती है। यहीं से शुरू होता है वेस्टर्न घाट माउंटेन, पश्चिमी घाट पहाड़। पश्चिमी घाट पहाड़ के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, तो यहीं से पश्चिमी घाट पहाड़ शुरू होता है, अभी बताऊंगा आगे इसी सेशन में। अब बात करते हैं महादेव माउंटेन रेंज। महादेव माउंटेन रेंज जो है सतपुड़ा के ईस्ट में, साउथ ईस्ट भी कह सकते हो, ईस्ट भी कह सकते हो। इसका कुछ हिस्सा इधर छत्तीसगढ़ की तरफ को चला जाता है और कुछ हिस्सा इधर महाराष्ट्र में चला जाता है। कुछ हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ की तरफ को चला जाता है, कुछ हिस्सा इसका चला जाता है महाराष्ट्र में। महादेव माउंटेन रेंज जो है उसका फैलाव सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। ठीक है, अच्छा अब देखें आप सतपुड़ा, महादेव, और अब सतपुड़ा के आप इधर नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा जाए, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, तो मैकाल माउंटेन रेंज विंध्याचल का हिस्सा है। ये सतपुड़ा का हिस्सा नहीं है, ये जो है विंध्याचल का हिस्सा है, नदियों ने इसको अलग कर दिया। कौन सा पर्वत?
मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत आपको एमपी में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में ही मिलेगा, और ये इसके कुछ हिस्से जो है ना वो यूपी में ही मिलेंगे। यूपी मिलते हैं कैमूर के हिस्से। मैकाल जो माउंटेन है वो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा और छत्तीसगढ़ में ही मिलेगा। अच्छा, जैसे हम लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा जो गैरसैंण हमारा उत्तराखंड की जो समर कैपिटल है, वहाँ पर कौन सा प्लेटू मिलता है? गैरसैंण के आसपास कौन सा पठार मिलता है? राबी आप बताओ, जो कई जिलों में फैला हुआ है। कौन सा प्लेटू है वहाँ पर? चलिए खैर, आप लोग कमेंट करके बताइए। अच्छा, कभी आपने नाम सुना तिब्बत का पठार? तिब्बत का, हाँ बताओ। दूधातोली है। का इतनी देर में क्यों आ जाता है? चलो खैर, मैंने बता दिया आपको दूधातोली। खैर उसकी बात छोड़िए आप। तो हिमालय में तिब्बत पठार है। तिब्बत का प्लेटू कहाँ पर है? हिमालय, हिमालय पर्वत के अंदर है। तो उसी तरह से मैकाल माउंटेन है, ध्यान रखना मैकाल माउंटेन है, इसी मैकाल माउंटेन के अंदर है यहाँ पर ये बेटा अमरकंटक प्लेटू, ये अमरकंटक का पठार। अमरकंटक का जो प्लेटू या पठार है यह छत्तीसगढ़ में, कुछ हिस्से इसके मध्य प्रदेश में भी, लेकिन ज्यादातर फैलाव जो है इसका वो छत्तीसगढ़ में है। समझ रहे मेरी बात? अब ये जो मैकाल माउंटेन है ना, मैकाल माउंटेन जो है ये जोड़ता है एक और विंध्याचल को और दूसरी ओर सतपुड़ा को। एक और विंध्याचल माउंटेन, ये रहा विंध्याचल माउंटेन, और दूसरी ओर सतपुड़ा। मैकाल माउंटेन जो है विंध्याचल और सतपुड़ा को जोड़ता है। अच्छा, कभी कभी ये आ जाता है कौन सा पठार जो है विंध्याचल और सतपुड़ा को जोड़ता है? एक्चुअली इसके लिंक पर है अमरकंटक प्लेटू, लेकिन वो किस में है? मैकाल माउंटेन में। तो अगर क्वेश्चन आपसे आए कौन सा पहाड़ जोड़ता है, तो मैकाल पहाड़, और कौन सा पठार जोड़ता है, तो अमरकंटक पठार। अब यही पर आप देखेंगे इन्हीं विंध्याचल का हिस्सा है। इधर और आप नॉर्थ में जाएंगे तो एमपी, छत्तीसगढ़ और यूपी में, यूपी का जो मिर्जापुर और सोनभद्र जिला है इसका बॉर्डर मिलता है एमपी और छत्तीसगढ़ से। तो यहाँ पर यह है कैमूर माउंटेन रेंज। कौन सी माउंटेन रेंज? कैमूर माउंटेन रेंज। इसके कुछ हिस्से यूपी में भी है, कुछ हिस्से इसके छत्तीसगढ़ और एमपी में भी। इन्हीं कैमूर और मैकाल माउंटेन के पूरब में है छत्तीसगढ़ का पठार या छत्तीसगढ़ का प्लेटू। समझ गए? अच्छा, इसी अमरकंटक से निकलती है सोन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। अब इसके और ईस्ट में आ जाए आप, ये देखना सर, ये मैप में शो हो रहा है कि छोटा नागपुर प्लेटू यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारा का सारा जो हिस्सा है, ये सारा का सारा हिस्सा यहाँ से शुरू करके साउथ में महानदी तक, उत्तर में इधर इसके राजमहल पहाड़ी बिहार में, उत्तर में गंगा, गंगा जो है छोटा नागपुर पठार के उत्तर से निकल जाती है, छोटा नागपुर पहाड़ में एंटर नहीं करती है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार या छोटा नागपुर प्लेटू आपने सुना होगा, इसका सबसे ज्यादा जो फैलाव है वो झारखंड में है, सबसे ज्यादा फैलाव इसका ये झारखंड में है। इसके कुछ हिस्से वेस्ट बंगाल में भी है, इधर कुछ कह रहे हैं, कुछ हिस्से इसके वेस्ट बंगाल में भी हैं, और कुछ हिस्से इसके छत्तीसगढ़ में भी है, और कुछ हिस्से इसके उड़ीसा में भी है, कुछ हिस्सा इसका बिहार में भी है। तो छोटा नागपुर पठार, हाँ ये क्वेश्चन बन जाता है, कई राज्यों में फैला हुआ है। हालांकि छोटा नागपुर पठार सबसे ज्यादा झारखंड में है, लेकिन झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, कुल 5 प्रदेशों में ये फैला हुआ है। ठीक है ना। नर्मदा नदी जो है छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से बहती है। ये देखें, ये सारा का सारा छोटा नागपुर पठार है। मैंने नर्मदा बोल दिया क्या? आई एम सॉरी, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, दामोदर नदी। सवाल आता है कौन सी नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार को बीच से काटती है, और छोटा नागपुर पठार में रिफ्ट वैली से बहती है, तो वह है दामोदर नदी। दामोदर के साउथ में आप जाएंगे इसी छोटा नागपुर पठार में, तो यहाँ पर उड़ीसा में ये स्वर्णरेखा नदी, उसके और साउथ में ये ब्राह्मणी नदी, और सबसे साउथ में महानदी। महानदी जो है छोटा नागपुर प्लेटू का या पठार का साउथ का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, ओके, आगे चले।